हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है 20 ईयर्स ऑन वेयर आर द बोर्ड टॉपर्स। तो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस ने एक सर्वे किया था, उसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की जो कि बोर्ड टॉपर्स है सीबीएसई आईसीएसई के, वो इस वक्त कहाँ हैं और उससे हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें पता चला है मोर देन हाफ द टॉपर्स लिव ओवरसीज टूडे, मतलब वो इंडिया छोड़कर जा चुके हैं, वो बाहर रहते हैं। और सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस क्या है, यूएस। ज़्यादातर मोस्टली उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने आईआईटीज़ किया था विद द मोस्ट फेवर्ड अंडर ग्रेजुएट बेटर स्टॉप, मतलब अंडर ग्रेजुएशन में आईआईटी से पढ़े, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो यूएस वगैरह चले गए। मोर देन हाफ ऑफ देम ग्रू अप आउटसाइड मेट्रोज, ज़्यादातर उसमें से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से नहीं थे, मतलब टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ से थे। और उनमें से सिर्फ एक माइनॉरिटी है, मतलब कोई भी, नॉट इवन वन दलित और ट्राइबल, दलित और ट्राइबल तो कोई भी नहीं है। और अगर गर्ल टॉपर है तो मतलब वो लेस लाइकली है कि वो ओवरसीज़ गई होगी एज़ कम्पेयर टू अ बॉय। तो हमें कुछ ट्रेंड्स देखने को मिले। तो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन किए 4 मंथ लॉन्ग, जिसमें से 86 मैन और वीमेन को ट्रैक किया है जो कि फर्स्ट आए थे बिटवीन 1996 एंड 2015 इन द क्लास 10th एंड 12th एग्जाम्स, जो कि कंडक्ट करता है सीबीएसई। ठीक है, यूएस प्रेफर डेस्टिनेशन रही है, बाकी यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चाइना यहाँ पर भी गए हैं। ऑफ दोज एम्प्लॉयड अब्रॉड, ज़्यादातर लोगों ने टेक सेक्टर में काम करना पसंद किया है, देन फॉलोड बाई मेडिसिन एंड फाइनेंस। अब यहाँ पे हमें क्या कमियाँ दिखती हैं कि इंडिया में से क्या कमियाँ हैं कि लोग ब्रेन ड्रेन की वजह से बाहर जा रहे हैं पढ़ने या फिर कुछ करने। तो हायर एजुकेशन इज़ द प्राइमरी रीजन वाई टॉपर्स लेव द कंट्री। अगर हम देखें कि जॉब की वजह से गए हैं, हायर एजुकेशन की वजह से गए हैं, तो मोस्टली हायर एजुकेशन की वजह से गए हैं। ठीक है, उसमें से ओवर 70% लेफ्ट इंडिया टू परस्यू आइदर दे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। लगभग 70% लोगों ने इंडिया इसलिए छोड़ा, या तो वो पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ करने के लिए गए हैं, एंड उसमें से कुछ ही लोग गए हैं जो वहाँ पे जॉब करना चाहते थे ओवरसीज़। ठीक है, अब इंडिया में क्या कमी दिखी कि वो वहाँ गए। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है साइंटिफिक रिसर्च वॉज नॉट वेरी वेल फाउंडेड इन इंडिया, सो वाइल आई हैड सम इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एट आईआईटी इट वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर अ पीएचडी। ठीक है, कि इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च उतनी ज़्यादा वेल फंडेड नहीं है। ठीक है, पहले हमें ये दिखता है। और यूएस में वहीं पे साइंस गेट्स अ ग्रेट पॉलिसी थ्रस्ट। इसके अलावा दूसरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट कोलैबोरेशन होता है। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो आपस में बात करें, वर्क ऑन होमवर्क टुगेदर, समझ रहे हो, वहाँ पे कोलैबोरेशन की टेंडेंसी है। तो इससे क्या होता है, जो एकेडमिक डिसऑनेस्टी की इंसेंटिव है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ऐसा ट्रस्ट ये एब्सेंट है इंडिया के अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या ट्रेंड मिला कि ज़्यादातर ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, लोग इंडिया छोड़कर जाते हैं बाहर हायर स्टडीज़ के लिए, जॉब्स के लिए, जिसमें से जो दलित कम्युनिटी है या फिर माइनॉरिटीज़ है वहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं। ठीक है, गर्ल लेस लाइकली कि वो ओवरसीज़ जाए, साथ में इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च इतना अच्छा नहीं है इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं, कोलैबोरेशन नहीं बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से लोग यहाँ से जाते हैं। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें इंडिया में हब बनाने की ज़रूरत है कि ताकि यहाँ का टैलेंट कहीं और ना जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, हाइपर लूप। तो हाइपर लूप क्या टेक्नोलॉजी है, वी ब्रिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की स्पीड होगी, रेल एक्सपीरियंस का सारा कंफर्ट होगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सेम टाइम जो एनर्जी का यूसेज है वो भी बहुत कम होगा। हाइपरलूप एनविसाजेस पैसेंजर्स ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड में ट्रैवल करेंगे, एक फ्लोटिंग पॉड्स की तरह होगा। ठीक है, उसमें एक लो प्रेशर ट्यूब्स होगी, या तो अबव या तो बिलो ग्राउंड। ठीक है, उसकी बेसिस पर ट्रैवल होगा। द सिस्टम इज़ नॉट इन कमर्शियल यूज़ एनीवेयर, अभी कहीं भी ये कमर्शियल यूज़ नहीं किया जा रहा है। वर्जन हाइपरलूप बस अभी इटसेल्फ टेस्ट कर रहा है, बहुत सारे यूएस में कर रहा है, और इंडिया में भी बात की गई वर्जन हाइपरलूप ने कि पुणे को मुंबई से कनेक्ट करेगा, जो कि 150 किलोमीटर 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 35 मिनट में कवर कर दी जाएगी। एंड एटलीस्ट 7000 किलोमीटर ऑफ हाइपर लूप इज़ पॉसिबल इन इंडिया। हम 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं हाइपर लूप की टेक्नोलॉजी से। तो हाइपर लूप क्या है, एक फ्लोटिंग पॉड्स होंगे जिसके अंदर लो प्रेशर ट्यूब्स उसके इनसाइड होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ है। अगर आप दिल्ली के रेसिडेंट हैं तो आप देख सकते हैं। अभी ये बोला गया है कि कोल्ड वेव आ सकती है। तो इसमें कोल्ड वेव किसे बोलते हैं, जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, या तो जो भी नॉर्मल टेम्परेचर उस एरिया का वहाँ से 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो उसको कोल्ड वेव बोलते हैं। लेकिन अगर वही टेम्परेचर 6.5 डिग्री से नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीवियर कोल्ड वेव। तो फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर उसका 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो अगर 4.5 डिग्री भी कम हो जाए, भले ही वो 10 डिग्री से कम नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसे भी कोल्ड वेव बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अब है नहीं।
ये बताया गया कि सैनिटाइज़र, ये मतलब बेसिकली एक एडवर्टीज़मेंट है कि सैनिटाइज़र से क्या नुकसान है, और सैनिटाइज़र सिर्फ हमें 30 सेकेंड के लिए प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद नहीं करता है। यहाँ पे हमें पुडुचेरी की एक सिचुएशन देखने को मिल रही है कि पुडुचेरी में 2011 से लोकल बॉडी के इलेक्शंस नहीं हुए। ठीक है, इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज हैड नॉट बीन हेल्ड इन पुडुचेरी सिंस 2011। डिले बेसिकली इसलिए क्योंकि वहाँ पे डीलिमिटेशन एक्सरसाइज ही बहुत सालों से ड्रैग की जा रही है। डीलिमिटेशन आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है इलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे डीलिमिटेशन एक्सरसाइज ही नहीं हो पाई है। तो आपको पता होगा ये जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं कौन कराता है, तो ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में दिक्कत ये है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही अपॉइंट नहीं किया गया, तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके बीच में एक टसल है, जिसकी वजह से वहाँ का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं अपॉइंट किया गया है, जिसकी वजह से ना ही डीलिमिटेशन हो पाया है और ना ही अभी तक इलेक्शन हो पाए हैं 2011 से। तो यहाँ पर आता है एक टॉपिक है मेंस में कि इश्यूज़ रिलेटेड टू लोकल बॉडीज़, तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है, जैसे कि पूरे देश के लिए मतलब जो स्टेट उसको ऑप्ट आउट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो स्टेट के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी सबके लिए, आयुष्मान भारत। ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना। तो उसी सेम लाइंस पर जम्मू कश्मीर के लिए इसी सेम स्कीम जो सेम बेनिफिट्स देती है उसका नाम सेहत रखा गया है। तो सेहत किसके लिए स्कीम है, जम्मू कश्मीर के लिए। इसमें भी सेम क्या मिलेगा, 5 लाख रुपये मिलेंगे इन एनी ऑफ द 24,000 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो क्या होगा, योर फ्री ट्रीटमेंट अंडर द आयुष्मान भारत सेहत स्कीम। जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, या आपको देश में कहीं भी आपके पास गोल्डन कार्ड है तो आप कहीं भी ले सकते हैं। पर वेस्ट बंगाल ने इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर रखा है। वेस्ट बंगाल इस स्कीम में कोई शेयर नहीं देता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल कहता है कि हमारी अपनी खुद की स्कीम बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ की स्कीम। तो उनकी स्कीम का क्या नाम है, स्वास्थ्य साथी स्कीम। तो ये वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, और वेस्ट बंगाल का ये कहना है कि हम एक्सटेंडेड फैमिली को भी देते हैं, हमारी बेनिफिशियरी में जो कवर होते हैं वो एक्सटेंडेड फैमिली भी होते हैं, जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत में नहीं कवर होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे खैर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये तो बेसिकली ऐड है। ये वही वाली सीबीएसई वाली न्यूज़ है, तो इसमें सबका इंटरव्यू जो भी 86 लोगों सबको बताया गया कि वो लोग कहाँ पर हैं। ये पहला आर्टिकल ये है, वर्क वेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, इसमें अब थोड़ा तो पॉलिटिकल है ये आर्टिकल, ठीक है, पर हम कुछ बातें देख लेते हैं। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी रिसेंटली देखा जाए तो 8.7% है। अब इस बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है कि दे आर पीपल हु डू नॉट विश टू ज्वाइन द वर्कफोर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्कफोर्स को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो वॉलंटरली काम नहीं करना चाहते। दूसरे लोग वो जो होम वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वर्कर्स, जो काम करते हैं बट आर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, उनको वर्कफोर्स की तरह नहीं काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी मदर काम करती हैं वो होम वर्कर में आई, पर उनको काउंट नहीं किया जाता है एज पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। 130 मिलियन पीपल लॉस देयर जॉब्स और लाइवलीहुड। जॉब्स हैव कम बैक स्लोली। लगभग 130 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब्स खोई थी या अपना लाइवलीहुड खोया था ड्यू टू द पैंडेमिक। अब जॉब्स वापस आना धीरे धीरे शुरू हो गई है, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो परमानेंटली डिसअपियर हो गई हैं। और वेल्थ के रेफरेंस में हम देखें तो जैसे जैसे जीडीपी ग्रो होता है तो वेल्थ इनहेंस होती है, तो मतलब एवरेज शेयर जो होता है सिटीजन का वो बढ़ता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं हमारी जीडीपी भी ग्रो नहीं हो रही, हमारी जीडीपी बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट हो गई थी। ठीक है, और वेलफेयर में ऑथर ने बोला वेलफेयर का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पानी मिल जा रहा, खाना मिल जा रहा तो वेलफेयर हो रहा, नहीं। वेलफेयर में सिर्फ इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होता, फूड, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा वेलफेयर मटीरियल और टेंजिबल गुड्स से बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप फ्री पीपल हैं, कि आपके पास हाइट एंड कहीं आपके अंदर हाइट एंड सेंस ऑफ फियर तो नहीं है, आप अफ्रेड तो नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जिनको माना जाता है वो इंडिपेंडेंट है, कहीं आप पे किसी दिन रेड डाल दें, जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि उनको सेंसिबल जस्टिस मिलेगी, एक्सेसिबल जस्टिस मिलेगी, स्विफ्ट जस्टिस मिलेगी। वो जिससे प्यार करना चाहते हैं प्यार कर सकते हैं, अपने मन के इंसान से शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी वेलफेयर में आती है। तो वेलफेयर इज द सम ऑफ दीज थिंग्स, सम इंडिकेटर्स वेयर इंडिया स्टैंड्स इन रिलेटिव टर्म्स। तो यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पे कुछ इंडिकेटर बताया कि एचडीआई में हम कैसे नीचे जा रहे हैं। 130 131 है हमारी रैंक है, कि कैसे हमारी रैंक में हम कहाँ पर हैं। 189 कंट्रीज़ में हम 130 के आसपास हवर कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है यहाँ पे। सेंटर सेट्स अ पैनल टू वर्क आउट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर वेरी सिटीज़। तो आपको पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि, तो अब सेंटर ने ये डिसाइड किया कि बेसिकली कि उन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो उसके लिए कमेटी बनाई है यूजीसी ने, 7 मेंबर कमेटी। उसे कौन हेड कर रहा है, उसे हेड कर रहा है आरपी तिवारी। ठीक है, वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आरपी तिवारी। तो आरपी तिवारी कमेटी किसके लिए बनी, इसी के लिए कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाए फॉर द अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ये यहाँ पर एक खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी।
यहाँ पर ये एक्स लिटिगेंट अनहैप्पी विद अयोध्या मॉस्क डिज़ाइन। तो आपको पता होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में फैसला दिया था तो उन्होंने वो वाला एरिया तो राम मंदिर बनने के लिए बोल दिया था, लेकिन उसके अलावा अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन दी थी उन्होंने कि वहाँ पर मॉस्क बनेगा। तो जो मॉस्क का स्ट्रक्चर बनाया गया है तो बेसिकली वो मॉस्क का जो स्ट्रक्चर है वो मॉस्क को रिजेंबल नहीं कर रहा है। तो मॉस्क और टेम्पल हैज़ एन एटिकेट, मतलब मॉस्क और टेम्पल के एक एटिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ टेम्पल विदाउट अ शिवाला तो उसको टेम्पल नहीं कंसिडर करेंगे। वैसी चीज़ें रिलीजियस ट्रेडिशन के हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है, एक पक्ष का कहना है। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ प्लेस टू ऑफर नमाज एंड नॉट एंजॉइंग अ पिकनिक, मतलब आप वहाँ पे पिकनिक जैसा स्पॉट बना दे रहे हो। तो जो अंसारी ऑल्सो क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रस्ट, तो उन्होंने बोला कि हमने 70 साल तक केस लड़ा, हमारे तो सजेशंस भी नहीं लिए गए। वहीं पर दूसरी तरफ ट्रस्ट सेक्रेटरी का क्या कहना है कि किसी स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करना वो आर्किटेक्चर नहीं, हमारा आइडिया ये है कि हमें प्रमोट करना आइडिया ऑफ सिंक्रेटिक कल्चर। ठीक है, हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल भी बिल्ड करेंगे ताकि मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएँ। तो यहाँ पर एक तरीके का आपको कॉन्ट्रडिक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अभी आपको पता होगा कि यूएस के लिए कोविड एड बिल आया था, ठीक है, लेकिन अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसे साइन करने से वो साइन ही नहीं करें, एस ट्रंप रिफ्यूज़ टू क्लियर कोविड एड बिल। तो उसमें बेसिकली ये था कि लोगों को कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है, 2.3 ट्रिलियन का पैंडमिक का पैकेज दिया जाने वाला था, पर अभी ट्रंप इसे साइन नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली अगले हफ्ते कांग्रेस भी डिसॉल्व हो जाएगी, तो शायद ही अब इसका बेनिफिट मिल पाए लोगों को वहाँ के। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है संडे को ये सारी चीज़ें आती हैं। ये ग्लॉसरी ऑफ 2020 वर्ड्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स हैं, मतलब ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रेसिडेंट के गार्डन वार्डन के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है CEBR, ये थिंक टैंक है यूके का। तो इसका बेसिकली ये कहना है इंडिया जो कि बेसिकली 5th लार्जेस्ट इकॉनमी था तो अब वो 6th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गया है और यूके ने हमें ओवरटेक कर दिया। हमने यूके को 2019 में ओवरटेक किया था पर यूके वापस से हमसे ऊपर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी इकॉनमी किसकी है? यूएसए की, सेकंड पे चाइना की, फिर थर्ड पे जापान की, फिर फोर्थ पे जर्मनी की और फिफ्थ पे यूके और सिक्स पे अब हम आ गए हैं। तो यूके बेस्ड थिंक टैंक का ये कहना है कि चाइना 2028 में ओवरटेक कर देगा यूएस को और वर्ल्ड की बिगेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। इसके अलावा ये भी माना गया है जो इंडिया है वो अपना वापस से थर्ड स्पॉट गेन कर लेगा बाई 2030 और यूके को तो हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी तो हम 2025 में ही बन जाएंगे और थर्ड स्पॉट मतलब इंडिया चाइना के बाद यूएसए चाइना के बाद इंडिया आ जाएगा थर्ड स्पॉट पे बाई 2030। I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video then please like, share and subscribe.